Hello students, this is Dr. Shalini here and welcome to my class Polity Achiever। और आज हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। 60 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। इसके बाद जो 61 से हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बाद में सभी भूल जाते हैं। सो देन वी कैन स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किन निकायों के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? यहाँ 4 जो आयोग हैं, कमीशंस हैं, वो दिए गए हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सेकंड है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, थर्ड है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय, एंड फोर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ए है केवल 2, 3 एंड 4, ओके। बी है 1, 3 एंड 4, सी 1 एंड 4 ओनली, एंड डी है ओनली 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका सी 1 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, इसमें एक SC एक ST कमीशन से भी एक व्यक्ति होते हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वहाँ से भी एक जो उनकी अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं बेसिकली। और आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत यानी वर्किंग में या फिर रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, और 2 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्य का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुए इनके पूर्णकालिक सदस्य जो फुल टाइम रहते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। वो कौन से हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि SC ST जो कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन है, वो शामिल होंगे। तो SC ST से एक व्यक्ति शामिल होंगे। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उससे भी एक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। देन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो ये 4 पदेन सदस्य हैं जो मानवाधिकार आयोग में शामिल होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं। ए है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक आदेश के द्वारा, बी केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा, सी संसद के कानून के द्वारा, एंड डी है आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी, केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आप नीति आयोग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नीति आयोग से रिलेटेड जो मेरा वीडियो था आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से जो प्लानिंग कमीशन है वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया 1 जनवरी 2015 को। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग बनाया गया। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका हम इसको थिंक टैंक भी कह सकते हैं। जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वह यहाँ पर उनको फिल्टर आउट किया जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की उनको यहाँ पर उनको चेकआउट किया जाता है। इसके साथ ही जो भारत सरकार के जो रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियाँ हैं, ठीक है, तो और इस तरह के जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरह से बनेंगे, ये सारी बातें नीति आयोग में डिसाइड होती हैं। इसके साथ ही सेंटर गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट में भी क्या चीज़ें चल रही हैं डिपार्टमेंट्स में, उनको भी ये एडवाइस करते हैं। एडवाइस करने का एक इनका रीज़न ये भी है कि नीति आयोग में काफ़ी जो व्यक्ति होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो उनकी फील्ड है उसमें वो पारंगत होते हैं। इस वजह से इनको हम एडवाइजरी कमेटी के तौर पर लेते हैं, और जो नीति आयोग के जो व्यक्ति हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके,
संविधान संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट कहता है कि सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 and 2 बोथ, एंड डी है ना तो 1 एंड ना ही 2। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर है इसका डी, यानी 1 और 2 दोनों ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज विशेष बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि जो भी सदस्य वहाँ पर हैं हाउस में, उसका 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी मेंबर्स होंगे उनका 2/3 मेजोरिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इस तरह से रॉन्ग हो जाता है। नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, इसका जो आरंभ है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, और स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संबंध में कोई भी पावर्स नहीं मिली हुई हैं। इसके साथ ही दोनों हाउसेस की पावर्स की बात करते हैं तो दोनों हाउसेस को इक्वली पावर्स मिली हुई हैं संविधान संशोधन के संबंध में। ओके, देन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता कब होती है? जब कोई फाइनेंस बिल या कोई मनी बिल जब वो पार्लियामेंट में पेश किया जाना होता है, सॉरी लोकसभा में पेश किया जाना होता है, क्योंकि जो फाइनेंस और मनी बिल होते हैं वो ऑलवेज लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो दोनों की इक्वल होती हैं, और किसी भी हाउस में उसको जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसको रखा जा सकता है। ठीक है, देन सेकंड हमने ये बात कर ही ली है कि क्या विशेष बहुमत होता है, तो विशेष बहुमत की हमने बात कर ली है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलवेज विशेष बहुमत से ही पारित किया जाना चाहिए। ओके, दूसरा जो प्रपोजल रखा जाएगा वो दोनों हाउसेस में उनकी पावर्स इक्वल हैं, तो पृथक पृथक रूप से पारित करना उसका कंपलसरी होता है। जैसे सपोज कि फर्स्टली वो लोकसभा में रखा गया है, तो लोकसभा में जब वो पूरी तरह से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, इसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी सेम प्रोसेस किया जाएगा और 2/3 मेजोरिटी से वहाँ भी पास होना जरूरी है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है दोनों हाउसेस में, तो इसके लिए कोई भी जॉइंट सेशन, जॉइंट मीटिंग का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कब होता है? जब कोई नॉर्मली विधेयक होता है, तब जो राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ओके, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी साधारण बहुमत, यानी कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत के आधार पर पारित होना चाहिए, अगर वो संघीय व्यवस्था में कोई भी अमेंडमेंट करता है तो। ओके, संसद के दोनों हाउसेस से जब वो पास हो जाता है कोई भी विधेयक, देन उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति के लिए, और राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति दे देते हैं, ऑलमोस्ट उनको देना ही होता है क्योंकि ये कंपलसरी है, मनी बिल पर और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होता है, वो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली विधेयक होते हैं उस पर वो मना कर सकते हैं और अपना वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। विधेयक को वो अपने पास भी रख सकते हैं और ना ही वो पुनर्विचार के लिए यहाँ पर लौटा सकते हैं। सुनाओ बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित था। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी एंड फ्रांस। जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोवियत संघ से ली गई हैं, और इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है? ए है आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 50 एंड डी आर्टिकल 226। तो इसका राइट आंसर है 13। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है।
13 जो वीडियो मैंने बनाया है आर्टिकल 13, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ ये बताया है कि मूल अधिकार से असंगत या फिर उसका अल्पीकरण करने वाले जितने भी लॉज होंगे वो शून्य होंगे, उनका कोई भी मतलब नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का ये प्रावधान करता है। और ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में मिली हुई है। ठीक है, तो आप अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भाई न्यायिक जो समीक्षा है इसकी पावर हमारे इंडिया में जुडिशरी को दी गई है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने अमेरिका से ली है। और इसको लेने का एक रीज़न यहाँ ये भी रहा था कि भाई हमारी इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र हो। इसी के साथ ही जब PIL जैसी चीज़ों को शामिल किया गया हमारे इंडिया में, तो उस वक्त भी इसका यही मेन मोटो था कि जुडिशरी तो स्वतंत्र है और इसके साथ ही जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आर्टिकल 50 यहाँ ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान करता है। इट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा जुडिशरी पर तब वो फ्रीली काम कर सकती है। इस वजह से आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा गया है, उनका डिवीज़न कर दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? फर्स्ट है बलात्श्रम के लिए दंड निर्धारित करना। सेकंड, पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करना। एंड थर्ड है किसी राज्य में कुछ नियोजनों के लिए निवास स्थल को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ऑप्शंस हैं, ए है केवल 1, बी 2 and 3, सी है केवल 2 एंड डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ना ही बलात्श्रम के लिए दंड निर्धारित किया गया है और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करना, इससे भी रिलेटेड जो पावर्स हैं वो राज्य विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं बना सकती हैं। देन अगर किसी राज्य में कुछ नियोजनों के लिए निवास स्थल को एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाता है तो इससे रिलेटेड भी कानून बनाने की जो पावर्स हैं वो स्टेट को प्राप्त हैं। तो यहाँ देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। ओके, आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ विशिष्ट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में होगी, राज्य विधानमंडलों में नहीं। और ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि उन मूल अधिकारों की प्रकृति और उनके उल्लंघन के लिए दंड के संबंध में संपूर्ण भारत में एक रूपता हो। और इसी दिशा में आर्टिकल 35 में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जस्ट लाइक निम्नलिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद की होगी, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव के पास ये पावर्स नहीं होंगी। जैसे कि आर्टिकल 16 की हम बात कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या फिर किसी अन्य प्राधिकरण में कुछ परिनियोजनों या नियुक्तियों के लिए निवास स्थल को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना। अगर ऐसी बात होती है तो संसद को इसकी पावर्स होंगी। देन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य जो न्यायालय हैं इनको मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की पावर्स अगर दी जानी है तो वो दे सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32। देन आर्टिकल 33 कहता है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित या निष्प्रभावी करना। देन आर्टिकल 34 कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून के संचालन के दौरान की गई किसी भी कार्यवाही के लिए अगर क्षतिपूर्ति प्रदान करनी है तो इसका भी राइट संसद को होगा। ओके, संसद को मूल अधिकारों के अंतर्गत अपराध घोषित की गई कार्यवाहियों के लिए सजा विहित करने हेतु विधि निर्माण का अधिकार होगा और राज्य विधानमंडल को ये राइट नहीं होगा। क्या इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है तो उसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 23,
23 में यहाँ ये भी कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर्टिकल 35 ऊपर उल्लिखित जो मामले हैं उन पर कानून निर्माण की संसद की क्षमता को विस्तारित करता है। तो कानून निर्माण की संसद की क्षमता को विस्तारित करता है, कौन सा आर्टिकल है ये? 35 है। भले ही इनमें से कुछ मामले राज्य विधानमंडलों के क्षेत्र में यानी कि स्टेट लिस्ट में ही आते हो, बट फिर भी ये जो सब्जेक्ट्स होंगे इन पर कानून बनाने का जो राइट है वो संसद का होगा आर्टिकल 35 के तहत। ठीक है, तो ऊपर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी रॉन्ग है। नाउ राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 73rd संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे पंचायतों का चुनाव आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। 2 कह रहा है कि पंचायत सीटों का जो परिसीमन है, आरक्षण है, और आरक्षण के चक्रानुक्रम से आवंटन का कार्य राज्य चुनाव आयोग में निहित है। एंड 3rd कह रहा है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो इनमें से राइट जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ऑप्शंस है केवल 1 एंड 2, बी है केवल 2, सी कह रहा है 1 एंड 3 ओनली, एंड डी है 1, 2 एंड 3। राइट आंसर है इसका ए, 1 एंड 2। ठीक है, तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके जरिए ये कहा गया कि भाई स्थानीय स्तर पर पंचायतों को प्रावधान किया जाएगा, और जब पंचायतें बना दी जाएंगी तो उसके बाद एक जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका भी गठन किया जाएगा, जो कि उनके जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है पंचायत की जो सीटें होंगी उनका परिसीमन करना, आरक्षण या आरक्षण के चक्रानुक्रम से आवंटन का जो कार्य है, ठीक है, वो किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें जो हैं ये स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वही डिसाइड करेगा। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। ठीक है, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं यानी रिकमेंडेशंस के अनुसार पंचायतों की सीटों के परिसीमन, आरक्षण के चक्रानुक्रम में आवंटन का कार्य सीमांकन आयोग में निहित होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग में नहीं। लेकिन ये उनकी रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा अभी नहीं है। ये सारे काम जो है वो राज्य चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, और संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था उसने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि राज्य चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट या तो भारत के चुनाव आयोग को देनी चाहिए या फिर राज्यपाल को देनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस उन्होंने की हैं, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 1 नेपाली, 2 अंग्रेजी, राजस्थानी, कोंकणी, उर्दू एंड भोजपुरी। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए है केवल 2, 3 एंड 6, बी है ओनली 3 एंड 5, सी है 1, 5 एंड 6, एंड डी है 1, 2, 5 एंड 6। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए इंग्लिश भी नहीं है, 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है और भोजपुरी नहीं है। तो 2, 3 एंड 6, ठीक है, 2, 3 एंड 6 ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक है, तो जब संविधान में शामिल किया गया था लैंग्वेजेस को तो उस वक्त 14 भाषाएं शामिल की गई थी, बट अभी हम फिलहाल देखते हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हिंदी को शामिल किया गया है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71 संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। एंड 2011 में जो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है इसके थ्रू उड़िया लैंग्वेज का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूल अधिकारों और विधिक यानी साधारण अधिकारों के मध्य भेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है, विधिक अधिकारों के विपरीत नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों में संशोधन करना सरल होता है। ओके। सेकंड कह रहा है कि विधिक अधिकारों के विपरीत मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन आरोपित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये संविधान के द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन देखते हैं, ए केवल एक, बी है केवल 2, सी 1 and 2 बोथ, एंड डी है 1 ना ही 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, डी है, ना ही 1 ना ही 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम जो मेन पॉइंट्स है बस उनको पढ़ेंगे, बाकी आप इसको खुद रीड कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। और जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं तो वो नोट भी कर सकते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को उपलब्ध अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण विधिक अधिकारों को साधारण कानून के द्वारा संरक्षित प्रवर्तित किया जाता है, वहीं मूल अधिकारों को देश के संविधान के द्वारा संरक्षित और प्रत्याभूत किया जाता है। इसलिए मूल अधिकार जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी कुछ जो उन पर प्रतिबंध हैं वो लगाए जाते हैं। सामान्य अधिकारों को विधायिका के द्वारा विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में अगर चेंजेस करने हैं तो इसके लिए एक प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें जो अमेंडमेंट है वो हो सकते हैं। इसलिए मूल अधिकारों को संशोधित करना कठिन है और इस वजह से दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित हैं? तो आर्टिकल 13 जो मैंने कराया है उसमें मैंने यहाँ ये सारी ही चीज़ें कवर कराई हैं, तो आप वहाँ उसको पहले इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 13 से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं वो आपकी वहाँ सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ ए है साधारण विधियाँ, बी है संविधान संशोधन अधिनियम, सी विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, एंड डी है ए और सी दोनों। तो यहाँ इसका राइट आंसर है डी, ए और सी दोनों। ना संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अध्यादेश होंगे, आदेश होंगे, विधान, विनियम, यहाँ तक कि विधि का बल रखने वाली सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, यानी कि वो कस्टम्स जो एज ए लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद का जो केस हुआ था 1951 में, उसमें ये अपना डिसीजन दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की जो संसद की शक्ति है, इसमें मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 13 में जो प्रयुक्त विधि शब्द है, इसमें सामान्य विधियां सम्मिलित है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, नाउ आई थिंक ये क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चंस, जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर एक बार में नहीं क्लियर होते हैं तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बाद में 2-3 बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान में अंगीकृत भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं? 1 है धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। 2 धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। एंड 3 है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी सीमा के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण करने का अधिकार है। ओके, तो यहाँ इनमें से जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ऑप्शंस है ए केवल 1, बी है केवल 1 and 2, सी केवल 2 एंड डी है 2 and 3 ओनली। तो इसका हम राइट आंसर चेक करते हैं। राइट आंसर है सी केवल 2, ठीक है। तो 2 ये कहता है कि धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, तो ये राइट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, इसको मूल जो प्रस्तावना है इसमें जोड़ा नहीं गया था। इसके बाद जो 1942 में जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 3 शब्द
संविधान में जोड़े गए थे, तो उसके बाद ही ये शामिल हुआ है। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है। फिर भी भारतीय संविधान आरंभ में धर्मनिरपेक्ष ही रहा है और अभी भी धर्मनिरपेक्ष ही है। इसमें मूल अधिकारों के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दी हुई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में है, इसमें उनके प्रोविजंस किए गए हैं। यद्यपि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिलीजन को एक पर्सनल मैटर उनका माना जाता है, और हमने स्टार्टिंग से ही देखा जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, मोस्टली जो थिंकर्स रहे हैं उन्होंने स्टेट को और चर्च को यानी कि रिलीजन को अलग अलग रखा है, ठीक है। जो जब ये दोनों जब स्टेट के ऊपर चर्च का इन्फ्लुएंस रहा स्टार्टिंग में, जो हम ब्रिटेन में भी देखते आए हैं, तो उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें जो थी काफ़ी क्रिटिकल थी, लोगों को वो राइट्स नहीं मिले हुए थे और पूरी तरह से स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस था चर्च का, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं ब्रिटेन में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो थी उनमें रिफॉर्म आता गया और जो स्टेट है उसको चर्च से अलग कर दिया गया। देन भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म से संबंधित संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोल देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आगे का ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है? फर्स्ट है प्राइवेट व्यक्ति, सेकंड है राष्ट्रपति एंड थर्ड है न्यायाधिकरण। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। ए है केवल 2 and 3, बी है केवल 2, सी है 1 and 2 ओनली एंड डी है केवल 1। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 1 and 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। परमादेश यानी मैंडेमस न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी एक आदेश होता है और जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहने या फिर उनको नकारने के संबंध में यानी मना करने के संबंध में उनके पद संबंधी जो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके निर्वहन के लिए जारी किया जाता है। और इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ जो जितने भी न्यायालय हैं, न्यायाधिकरण हैं या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट, समान उद्देश्य के लिए इसको जारी किया जा सकता है, ठीक है। परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध संवैधानिक दबाव से मुक्त किसी विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए कर्तव्य की बाध्यकारी न होकर विवेकाधीन होने पर एंड किसी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध न्यायिक सामर्थ्य के अनुसार कार्यरत किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि परमादेश किसके अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। निरसन मीन्स उसको खत्म करने के लिए। सेकंड है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अवधि बढ़ाने संबंधी संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया। तो इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है दोनों में से ठीक है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इसका 1, बी है केवल 2, सी है 1 and 2 बोथ एंड डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर है बी यानी केवल 2। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अवधि बढ़ाने संबंधी संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया। तो इसको हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति एक घोषणा कर सकते हैं और इसके बाद जो राष्ट्रपति शासन है उसको वापस ले सकते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट है राइट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाने संबंधी संसद के अधिकार को सीमित करने के उद्देश्य से एक नया प्रावधान लाया गया।
इस प्रोविज़न में ये कहा गया, इस प्रावधान में ये कहा गया कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रीय शासन को 2 शर्तें पूरी की जाएंगी। इसके बाद ये 2 कंडीशंस अगर होती हैं तब एक बार में 6 महीने के लिए जो राष्ट्रपति शासन है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि अगर पूरे भारत या फिर पूरे राज्य या फिर उससे किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद ये कह दे कि भाई जो संबंधित राज्य है उसमें विधानसभा के चुनाव कराने के लिए सिचुएशंस ठीक नहीं है और इसमें इलेक्शन अभी नहीं हो सकते हैं, देन जो राष्ट्रपति शासन है उसको एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। देन रिट जारी करने संबंधी न्यायालयों की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। एंड सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि साधारण विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 and 2 बोथ एंड डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय हमने बात की थी, भाई सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत एंड जो हाई कोर्ट्स हैं उनको आर्टिकल 226 के तहत जो रिट का उनका पावर है वो मिला हुआ है। 5 तरह की रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह की रिट होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत किसी और न्यायालय से, यहाँ पर मतलब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो हो चुके, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको भी रिट जारी करने की पावर्स संसद दे सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं गया है और फिलहाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही ये पावर्स मिली हुई है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, उसमें से हम अदर जो न्यायालय है उनको हटा देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी राइट नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट्स की पावर्स इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती हैं। हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ मूल अधिकारों के लिए ही नहीं, लेकिन अगर अदर जो उसके उद्देश्य हैं उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य से मतलब यहाँ ये है कि सामान्य विधिक अधिकार का प्रवर्तन किए जाने से संबंधित है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में उन पर आरोपित युक्ति युक्त निबंधन, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, सेकंड है सार्वजनिक और निजी दोनों हितों को शामिल करते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ओके, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी है 1 and 2 बोथ और डी कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी केवल 2। तो केवल 2 का मतलब ये है कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही हितों को शामिल करते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए थे। वो क्या थे? सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध और किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त इसमें प्रतिबंधों को युक्ति युक्त तथा न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया था। इसके साथ ही संसद को विधि के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के संदर्भ में कानून निर्माण के लिए भी अधिकृत किया गया है, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 राइट है, जो जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत युक्ति युक्त प्रतिबंधों में से एक मानहानि है जो 2 प्रकार की होती है। अभी युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरे आर्टिकल 13 और 14 को जाकर देखेंगे। यहाँ पर 2 तरह की बताई गई है। आपराधिक मानहानि, तो ये इसमें आपराधिक यानी क्रिमिनल मानहानि जो होती है, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही हित शामिल होते हैं। और जो दीवानी यानी सिविल मानहानि है, इसमें सिर्फ जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको शामिल किया गया है।
तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी और भी हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू सून एंड टेक केयर, बाय बाय।